हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्य आप सबका जनरल साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे जनरल साइंस में बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। जैसे इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के पार्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपने पाचन तंत्र स्टार्ट किया। पाचन तंत्र में आपने पढ़ा पाचन क्या होता है, पाचन में सम्मिलित प्रमुख अंग। जैसे आपने मुख गुहा के बारे में पढ़ ला, मुख गुहा के भाग क्या होते हैं, जीभ किस प्रकार पाचन में सहायक होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कैसे पाचन में सहायक होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने आमाशय के बारे में पढ़ा, ग्रास नली के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, अग्नाशय, यकृत और आपकी लार ग्रंथियों के बारे में। ये किस प्रकार पाचन में सम्मिलित होती हैं, किस प्रकार पाचन की क्रिया करती हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए। क्योंकि जब आप दोनों वीडियो देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें सिस्टमेटिक वे पे आसानी से समझ में आएंगी। और इस वीडियो को मैंने बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और आंशिक रूप से अवशोषण होता है। ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ इनको याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन का कैसे होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है और आंशिक रूप से क्या होता है, अवशोषण होता है। तो भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ पे होगा, तो भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण आपका बड़ी आंत में। छोटी आंत में आपकी माइक्रोविलाई के जैसे आपने पढ़ा था टंग में क्या होता है, टंग में माइक्रोविलाई पाई जाती है। और छोटी आंत में क्या होता है, माइक्रोविलाई से आकार में बड़ी विलाई पाई जाती है। तो पूछ सकते हैं शरीर के किस अंग में विलाई पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में एक सतह होती है म्यूकोसा, जो क्या करती है, भोजन की अवशोषण करने में सहायक होती है। चलिए पढ़ लेते हैं छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं। तो छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला आपका डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम जिसे आप ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम मध्यांत और थर्ड पार्ट आपको होता है इलियम। तो ये क्या होता है, छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। चलिए आप देख सकते हैं, उसको इमेज के रूप में देख लें। जैसे आप देख सकते हैं छोटी आंत की इमेज है स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। जैसे ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये किसका, छोटी आंत का डिओडेनम पार्ट है। सेकंड ये आपका पार्ट है जेजुनम, थर्ड पार्ट क्या है, इलियम है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं इन पार्ट की क्या काम होती है, पार्ट आपस में कैसे जुड़े होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि अमाशय में क्या हुआ था, काइम का निर्माण हो गया था। अब काइम का निर्माण होने के पश्चात काइम क्या होता है, छोटी आंत में आता है। काइम होता क्या है, काइम आपका क्या होता है, अर्धपचित भोजन होता है जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, अमाशय से बन के आता है। उस स्थिति में से क्या बोलते हैं, काइम। अब पोलस क्या होता है, जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि मुख गुहा में जैसे हमने भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन को हमारे दांतों के द्वारा किया जाए, चबा कर पीस दिया जाता है। और लार के द्वारा जब उसमें लार मिल जाती है और लार में उपस्थित टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन हो गया और आपके भोजन को पीस दिया जाता है मुख गुहा में, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपके पोलस का निर्माण होता है। तो पोलस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पोलस का निर्माण आपके बक्कल कैविटी मुख गुहा में होता है। काइम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो काइम का निर्माण आपके अमाशय में होता है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब चलिए पढ़ते हैं छोटी आंत में आपकी क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है। इसके अलावा छोटी आंत की एक सतह होती है, उससे क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। म्यूकोसा भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। म्यूकोसा में क्या होता है, भोजन का अवशोषण किया जाता है, लेकिन भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं किया जाता। भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, वो अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसके पश्चात भोजन का पाचन अब जाके नहीं होगा। उसके पश्चात क्या होगा, छोटी आंत से पाचन के पश्चात भोजन आपका जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा, जो कुछ पदार्थों का अवशोषण बच जाता है, पुनः उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाएगा। उसके पश्चात जो शेष भाग बचता है उसका क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि छोटी आंत के जैसे आपके 3 भाग हैं, तो कौन सा भाग किससे जुड़ा होता है।
जैसे आपका पहला भाग क्या होता है, ड्यूटेनम, जिसे आप ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं। ये किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी अमाशय से जुड़ी होती है। कई बार पूछ सकते हैं कि कायम किसके माध्यम से आता है, छोटी आंत के किस भाग के द्वारा आता है, तो किससे आता है, ग्रहणी के माध्यम से। क्योंकि अमाशय का निर्माण आपके कहाँ पे हो गया था, अमाशय में किसका निर्माण हुआ, कायम का। अब कायम को छोटी आंत में किसके माध्यम से आएगा, कायम छोटी आंत में ग्रहणी के माध्यम से आएगा, क्योंकि ग्रहणी आपकी क्या है, अमाशय से जुड़ी हुई है। इसके पश्चात अमाशय का जो मध्य भाग होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है। और जो आपका छोटी आंत का पश्च भाग होता है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, इलियम से। इलियम में आपका क्या होता है, इलियम आपके बड़ी आंत से जुड़ी होती है। तो जो आपका भोजन बचता है, उस भोजन को जाता कहाँ पे, बड़ी आंत में किसके माध्यम से जाता है, इलियम के माध्यम से। अब चलिए हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटी आंत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम के लिए हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए पढ़ते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पॉइंट होते हैं तो बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन व पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है ऑफलाइन, वो यही टिक लगा के आ जाते हैं कि पूर्ण पाचन व पूर्ण अवशोषण, जबकि राइट आंसर क्या होगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किया जाता है, जबकि पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में। तो चलिए बड़ी आंत के भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत के भी मुख्य रूप से 3 भाग हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम कौन सा भाग होते हैं, कॉलन और रेक्टम के बारे में चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके कह रहे बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में जो क्या होता है, छोटी आंत में पचित भोजन, बचा हुआ जो भोजन होता है कहाँ पे आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं बड़ी आंत की, ये आपकी छोटी आंत की इमेज दी हुई है, दूसरी ये आपकी क्या, ये बड़ी आंत की इमेज। अच्छा, बड़ी आंत को क्यों बड़ी आंत क्यों कहते हैं, तो क्षेत्रफल के इसके व्यास के आधार पर बड़ी आंत को बड़ी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। और बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जो सीकम होता है, ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, छोटी आंत के द्वारा। जैसे अमाशय से छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा था, तो अमाशय से उसकी जुड़ी हुई थी ग्रहणी। अब इसी प्रकार बड़ी आंत का जो सीकम होता है, ये किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और रेक्टम क्या होते हैं, बड़ी भाग का अंतिम भाग होता है, जो भी अपशिष्ट बचता है वो किसके माध्यम से जाता है, रेक्टम के माध्यम से। और बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे आप पूरी प्रोसेस समझिए, एक बार पाचन की प्रक्रिया क्या होती है। पाचन क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, खाना में आप दाल चावल सब्जी रोटी खा ली। अब आपको खाने से लेना क्या है, आपको लेना है इससे पोषक पदार्थ है। उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन। जो आप खाना खाते हो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल संरचना होती है। उसी जटिल संरचना को छोटी सरल संरचना में तोड़ने की प्रक्रिया आपकी क्या होती है, पाचन कहलाती है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, खाना को ग्रहण किया, तो कहाँ पे, मुख में ग्रहण किया। तो मुख में क्या करते हैं, दांत भोजन को काटने और पीसने का काम करते हैं। उसके पश्चात लार में उपस्थित टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन करते हैं। कितना पाचन करते हैं, स्टार्च का 30% पाचन कर देते हैं। और मुख में क्या हो जाता है, पाचन के पश्चात तो जो फॉर्म में फूड बनता है, जो लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, पोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलस। तो यहाँ से आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पोलस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पोलस का निर्माण आपके मुखवा में होता है। पोलस में कितने % भोजन का पाचन होता है, तो पोलस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कितने % कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके पश्चात जो आपका पोलस बना, पोलस क्या करता है, फूड पाइप के माध्यम से, जिसे आप ग्रास नली के नाम से जानते हैं, फूड पाइप के माध्यम से आगे आता है। इसके बाद कहाँ पे आता है, आपके अमाशय में आता है। और फूड पाइप में आपके किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए फूड पाइप में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन भी नहीं होगा, क्योंकि फूड पाइप में क्या हो रहा था, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। फूड पाइप के पश्चात आपका भोजन आता है अमाशय में। अमाशय में जैसे आपके HCl का श्रावण होता है, HCl फिर क्या करता है, HCl उस भोजन को अम्लीय बना देता है। HCl का pH मान कितना होता है, ये आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। HCl फिर भोजन को अम्लीय बना देता है, वहाँ आके भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। और फिर अमाशय में क्या होता है, काइम का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, काइम का।
अब जब कायम बन जाता है फिर वो कायम कहाँ पे आता है, वो कायम आपका आता है छोटी आंत में। फिर छोटी आंत में आके उसके आप भोजन का क्या होता है, पाचन होता है पूर्ण रूप से, व अवशोषण होता है। और जब आपका छोटी आंत में भी पाचन व अवशोषण की प्रक्रिया हो जाती है तो जो पोषक तत्व बच जाते हैं उनका अवशोषण आपके कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। तो यहाँ तक आप समझ गए कि बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण किया जाता है। अब बड़ी आंत के पश्चात जो बचता है, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वो रेक्टम के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। और बड़ी आंत में आपके क्या होते हैं, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो पहले तो पूछ सकते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत में पाए जाते हैं। जिससे आपको पता है कि कहते हैं सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता है, विटामिन डी मिलती है। लोग ऐसा कहते हैं ना, हमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा विटामिन डी नहीं मिलती। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो निर्माण विटामिन डी का हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन डी के निर्माण के लिए क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। और ये किस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के माध्यम से। अब चलिए, आपने अंगों के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ग्रंथियों के बारे में जो पाचन में सम्मिलित होती हैं। जैसे आपने मुगवा के बारे में पढ़ लिया, अमाशय के बारे में पढ़ लिया, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया। मुगवा के भाग थे जैसे जीभ थी, दांत थे, ओष्ठ, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब पाचन में सम्मिलित कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे आपका यकृत होता है, अग्नाशय होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये सब क्या होती है, भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके अलावा मानव शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी अंग भी कौन सा, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। मानव शरीर का सबसे भारी अंग क्या होता है, लीवर होते हैं। लगभग 1.5 किलो का होता है कौन, लीवर। और यकृत में क्या होता है, स्वतः निर्माण की क्रिया होती है। अब स्वतः निर्माण की क्रिया कैसे होती है, जैसे आपने सुना होगा किसी किसी का लीवर कैसा होता है, थोड़ा सा फैटी हो जाता है, कहते हैं ना लीवर फैटी हो गया। तो लीवर क्या करता है, स्वतः उसका निर्माण करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जैसे व्यक्ति को क्या होता है, लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, उस कंडीशन में फिर लीवर क्या करता है, स्वतः निर्माण नहीं कर पाता। जबकि हमारे लीवर में क्या होता है, स्वतः निर्माण की क्रिया का गुण होता है। अब स्टडी ऑफ लीवर किस में करते हैं, हिपैटोलॉजी में करते हैं। क्या, स्टडी ऑफ लीवर। यकृत में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस जिसे आप बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं, इसका आपका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। अगर पूछेगा पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्तरस का निर्माण आपके यकृत में होता है। जबकि पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है, तो पित्तरस का संचय होता है जाके पित्ताशय में। ये दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। पित्तरस का बाइल जूस का निर्माण आपके लीवर में होता है, और जबकि पित्तरस का संचय कहाँ पे होगा, जाके पित्ताशय में होता है। अब जब पित्तरस का संचय आपके पित्ताशय में होता है, तो लीवर में तो इसका निर्माण हो गया पित्तरस का, तो जाएगा किसके माध्यम से, कोई ना कोई तो नलिका होगी, उसी के माध्यम से जाएगा। तो आपकी सिस्टोलिक डक्ट होती है, सिस्टोलिक वाहिका के द्वारा पित्तरस पित्ताशय में जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने, कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कई बार हम इन्हें मिस कर देते हैं, इसलिए जो पॉइंट है इनको नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। सिस्टोलिक डक्ट क्या करती है, पित्त रस को लेकर पित्ताशय में जाती है। अब जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, लीवर की इमेज दी हुई है, जैसे लीवर की इमेज दी हुई है, ये आपकी कौन सी, कॉमन हेपेटिक डक्ट है। हेपेटिक डक्ट क्या करती है, पित्ताशय से फिर आगे ले जाती है किसको, पित्तरस को। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए ऐसे जुड़ी होती है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये आपकी सिस्टिक डक्ट है, जो क्या करती है, पित्तरस को लेके जाती है कहाँ पे, पित्ताशय में। क्योंकि लीवर में निर्माण हो गया किसका, बाइल जूस का। अब बाइल जूस का संग्रह कहाँ पे होगा जाके, बाइल जूस का आपका संग्रह होता है पित्ताशय में, जिसको ये आपकी डक्ट लेकर जाती है। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, जैसे व्यक्ति के लीवर में क्या होता है, लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो व्यक्ति को लीवर सिरोसिस नामक रोग कैसे हो जाता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो या तो वसा की अधिकता हो जाती है, या अल्कोहल की अधिकता से व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाता है, तो पहले क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका फैटी एसिड लीवर हो गया है। या कई बार क्या होता है, डॉक्टर के मना करने पर भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों को खाता रहता है। एक टाइम क्या आता है, उसको लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, उसके लीवर में वसा की अधिकता हो जाती है।
सेकेंडली क्या होता है, अल्कोहल की अधिकता से। जो व्यक्ति अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन करता है, पहले तो कुछ समय उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब अधिक मात्रा में सेवन करने लगता है तो उसका लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा आपसे अक्सर सोसाइटी में भी सुना होगा कि वो व्यक्ति अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन करता था, जिससे उसका लीवर क्या हो गया, खराब हो गया। तो लीवर सिरोसिस नामक रोग वही होता है जब व्यक्ति का लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी आपने बताया कि हमारे लीवर में क्या होता है, अपना स्वयं उसको सही करने की क्षमता होती है। ये क्षमता बिल्कुल होती है, लेकिन एक टाइम तक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति को क्या हो जाता है, लीवर में फैटी हो जाता है लीवर, तो कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिक सही हो जाता है, क्योंकि उसमें क्षमता होती है कि लीवर स्वतः अपना सुधार कर सके। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में आप अल्कोहल का सेवन करते रहेंगे तो लीवर एक क्रिटिकल कंडीशन तक तो ही कर पाएगा। इसके बाद लीवर खुद स्वतः खराब हो जाता है, क्योंकि वो सही नहीं कर पाता। यही आपका रोग क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है। वसा की अधिकता या अल्कोहल की अधिकता से व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, जिससे व्यक्ति को लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब वसा की अधिकता कैसे हो जाती है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्योंकि यकृत के ऊतकों में ही क्या होता है, वसा का संग्रह होता है। अब जब यकृत के ऊतकों में ही वसा का संग्रह होता है, अब जब अत्यधिक मात्रा में वसा का संग्रह हो जाएगा तो उस पर इफेक्ट डालेगा ना, जिससे व्यक्ति को लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। या फिर जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल का विखंडन के रूप में होता है, तो अल्कोहल का विखंडन होता है एसिडिहाइड के रूप में, जो कि एक प्रकार का क्या टॉक्सिन का काम करता है। इससे भी लीवर को बहुत अधिक नुकसान होता है। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं पित्तरस, बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस का निर्माण आपके लीवर में होता है। बाइल जूस की प्रकृति कैसी होती है, बाइल जूस की प्रकृति क्षारीय होती है। और बाइल जूस का संग्रह कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस का संग्रह आपके पित्ताशय में होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, तो बाइल जूस इमल्सीकरण की क्रिया करता है। इमल्सीकरण की क्रिया क्या होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए। इमल्सीकरण की क्रिया का तात्पर्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाना। क्या, जो हम फैट्स लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों में फैट्स होता है ना, इसी वसा को जल में घुलनशील बनाने की क्रिया आपकी इमल्सीकरण या पायसीकरण की क्रिया कहलाती है। तो इमल्सीकरण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो पित्तरस, बाइल जूस के द्वारा। बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस का निर्माण आपका लीवर में होता है। बाइल जूस का संग्रह कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस का संग्रह आपके पित्ताशय में होता है। इसलिए हर टॉपिक से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज कराते चल रहे हैं। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। आप इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए, हमारे पित्तरस क्या होते हैं, इसके अलावा एक और काम करता है। पित्तरस क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। आपने ये 2 पॉइंट तो क्लियर कि पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है, और फिर पित्तरस एंजाइम को सक्रिय करता है। तो एंजाइम को सक्रिय कैसे करता है, तो पित्तरस में क्या होता है, आपके 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इन्हीं लवण के माध्यम से पित्तरस क्या करता है, एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है। और आपके एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आपके एक प्रकार के जैव रसायन होते हैं। जैव रसायन क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे अलग अलग एंजाइम पढ़ते हैं ना, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ऐसे अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो पित्तरस क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है, जिससे आपके पाचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। और सेकेंडली क्या करता है, इमल्सीकरण की क्रिया करता है कौन, पित्तरस। पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, तो पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है। पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस का संचय कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है। अब चलिए हम यकृत के बारे में पढ़ लेते हैं। यकृत के काम क्या होते हैं, तो यकृत क्या करते हैं, हमारे शरीर में अमोनिया जो बनता है, अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अगर मान लीजिए यकृत क्या करे, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित ना करे और हमारा उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया हो, तो सोचिए अगर उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता तो अमोनिया के श्रावण के लिए क्या होता है, उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। जो सामान्यतः हम 1 गिलास वगैरह में पानी पीते हैं ना, अगर हमें अमोनिया का श्रावण करता होता तो मान लीजिए कि हमें 4 से 5 लीटर पानी एक बार में पीना पड़ता, तब हम अमोनिया का श्रावण कर पाते। इसीलिए यकृत क्या करता है, हमारे अमोनिया को यूरिया में परावर्तित कर देता है। इसके अलावा आपके यकृत का क्या काम होता है, यकृत हेपेरिन के निर्माण में सहायक होता है। हेपेरिन के निर्माण में कौन सा अंग सहायक होता है, तो यकृत होता है।
अब यकृत का मुख्य रूप से काम, यकृत तो क्या करता है, हिपैरिन का निर्माण में सहायक होता है। अब हिपैरिन का काम क्या होता है, हिपैरिन हमारे ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता। जैसे आपको पता है कि अगर हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह हो रहा हो तो ये ब्लड क्या करता है, अगर शरीर के अंदर जम जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाएगा ना, अगर अंगों तक कुछ समय तक ब्लड ना पहुंच पाए। और वही काम कौन करता है, हिपैरिन। हिपैरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप पूछता है कि किसके कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जम पाता, तो किसके कारण, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। और हिपैरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो हिपैरिन का निर्माण होता है यकृत में। और यकृत इसके अलावा टॉक्सिन कन्वर्टर का भी कार्य करता है। टॉक्सिन कन्वर्टर का कार्य क्या मतलब क्या होता है, हमारी यकृत में एक प्रकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे कोई भी विषैली पदार्थ टॉक्सिन होता है उसका पहले भक्षण करके उसको नष्ट करने का प्रयास करती हैं। कई बार तो नष्ट कर देती हैं, कई बार स्वतः नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे मान लीजिए दो बंदा उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया। वैसे सुसाइड बहुत ही गलत चीज़ थी, किसी भी कंडीशन में कभी भी इसे ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। फिर भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सुसाइड है, एक ने क्या किया, जो चूहे को मारने वाली दवा ली उसका यूज कर लिया, दूसरे ने क्या किया, बहुत ही एक्टिव पॉइजन ले लिया। ठीक है, अब दोनों ने पॉइजन को ले लिया। जैसे उसने मान लीजिए आइसोसाइनाइड ही ले लिया, आपको पता है बहुत ही बड़ा पॉइजन है। अब इसने क्या किया, तो चूहे वाली को दवा ली, तब दोनों आपके लीवर में गए। लीवर की जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उसने क्या किया, इसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो उसने इसका क्या कर दिया, लीवर की जो आपकी सेल होती हैं, यकृत में जैसे हिपोटोसाइट कोशिका होती है, ऐसे अलग अलग कोशिका होती हैं, उन्होंने क्या किया, इसका भक्षण करने का प्रयास किया। जब इन्होंने इसको खाया तो उसका तो भक्षण कर लिया, तो इसका असर आपके दूसरे अंगों में कम हो पाया। अब जब इन्होंने आइसोसाइनेट के साथ ऐसा किया, तो आइसोसाइनेट तो खुद इतना बड़ा टॉक्सिन था, तो उसने जाके उसी कोशिका को ही नष्ट कर दिया। और जब आपकी कोशिका नष्ट हो गई, लीवर नष्ट हो गया, तो पूरे अंग में फैल जाएगा। इसी कारण क्या होता है, इससे व्यक्ति जल्दी मर जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के बचने की संभावना रहती है। और जैसे कोई व्यक्ति की किसी पॉइजन को खाने से डेथ हो जाती है, तो सुसाइड में क्या करते हैं, जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो सबसे पहले किस अंग का परीक्षण या रिसर्च कर देखते हैं, तो उसको देखते हैं लीवर के बारे में, क्योंकि लीवर क्या करता है, टॉक्सिन कन्वर्टर का भी काम करता है। इसके अलावा हमारे यकृत में क्या होता है, हिपेटोसाइट कोशिका पाई जाती है। हिपेटोसाइट कोशिका क्या करती है, इसे हम लीवर की आधारभूत इकाई भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि यकृत की आधारभूत इकाई किसको बोलते हैं, तो किसको कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल को कहते हैं। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं पित्ताशय के बारे में, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि पित्तरस का संग्रह कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। और पित्तरस का संग्रह होता कहाँ है, पित्ताशय में। लेकिन इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण आपके यकृत में होता है। और पित्तरस को यकृत में तो पित्तरस का निर्माण हो गया, अब इसको पित्ताशय में कौन लेके जाएगा, तो पित्त वाहिका होती है, ये पित्तरस को लेकर पित्ताशय में जाती है। अब जैसे आप सबने कई बार सुना होगा, किसी व्यक्ति को क्या होता है, पित्ताशय में पथरी हो जाती है, कहते हैं ना उसके स्टोन्स हो गए, पथरी हो गई, तो पथरी आपकी होती कहाँ है, सामान्यतः आपकी पथरी हो जाती है पित्ताशय में। अब पित्ताशय में पथरी किस कारण से होती है, आप इसी तरह से बायो पढ़ते रहिए, आपको बहुत सारे रीजन्स खुद ब खुद पता चलते रहेंगे कि पित्ताशय में पथरी क्यों हो जाती है, हमारी मांसपेशियों में थकान क्यों होता है, एनीमिया रोग कैसे हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का नोट्स बनाते रहिए। पित्ताशय में पथरी कैसे होती है, तो बाइल सॉल्ट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने पर पित्ताशय में पथरी हो जाती है। बाइल सॉल्ट क्या होता है, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि आपके पित्तरस में क्या होता है, दो प्रकार के लवण पाए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, इन लवण की मात्रा अधिक हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पित्ताशय में पथरी होती है। अब जो पथरी बन जाती है तो किसकी बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पित्ताशय में बनने वाली पथरी किस पदार्थ की होती है, तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे व्यक्ति को एक और रोग हो जाता है, कौन सा, हार्ट अटैक हो जाता है। तो पूछ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना होती है कि नहीं, तो हो जाती है। अब ये संभावना कैसे हो जाती है, जैसे आपको पता है ये आपकी क्या है, धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, जबकि सिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। अब जैसे लेकिन आपकी दो धमनी अपवाद होती हैं, जैसे आपकी पल्मोनरी धमनी व पल्मोनरी सिरा, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और पल्मोनरी सिरा में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब जब आपकी धमनियों में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है
कोलेस्ट्रॉल ऐसे ऐसे जम जाता है जिसके कारण पर्याप्त रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। तो किसी कारण से अगर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता तो उससे व्यक्ति को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अब जैसे आपको पता है पथरी बनी किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो फिर इस पथरी के इलाज के लिए क्या करते हैं, पथरी के इलाज के लिए लिथोट्रिप्सी का प्रयोग करते हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पथरी के इलाज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लिथोट्रिप्सी का। लिथोट्रिप्सी में किस वेव का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। किसमें, लिथोट्रिप्सी में। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होती है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, आपकी जो ग्लैंड्स होती है, शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली आपकी कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, फिर बाह्यस्रावी होती है, कुछ मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। मिश्रित ग्रंथियों से तात्पर्य क्या होते हैं, उन ग्रंथियों से होते हैं जो हार्मोन व एंजाइम दोनों को श्रावण करती हैं। तो अग्नाशय, अग्नाशय आपकी एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम्स दोनों को श्रावण करती है। तो पूछ सकते हैं हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी, पैनक्रियाज। अग्नाशय, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय का आकार कैसा होता है, यह पत्तीनुमा संरचना होती है तथा अमाशय के नीचे स्थित होती है। अगर स्थिति पूछेगा तो कहाँ पर स्थित होती है, अमाशय के नीचे। और होती कैसे, पत्तीनुमा संरचना होती है। जैसे आप ये देख सकती हैं, आपकी अग्नाशय की इमेज दी हुई, ये क्या है, ये आपकी देखिए पत्तीनुमा संरचना दी हुई है। ये आपकी इसकी अग्नाशय की, और कैसी एक प्रकार की आपकी मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों है, इससे क्या होता है, आपके हार्मोन का भी श्रावण हो रहा है और एंजाइम का भी श्रावण होता है। जैसे ये आपका पित्ताशय की इमेज दी हुई है। पित्ताशय में आपका क्या होता है, पित्तरस का संचय होता है। पित्तरस का आपका निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्तरस का निर्माण आपके यकृत में होता है। अब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे करें, अग्नाशय में आपकी लैंगरहंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं। ये जो लैंगरहंस की द्वीपकाएँ पाई जाती है, इसमें आपके 3 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। जैसे बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अल्फा कोशिका से किस हार्मोन का स्रावण होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है। और बीटा कोशिका से किसका, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। और गामा कोशिका से पॉलीपेप्टाइल का स्रावण होता है। और पॉलीपेप्टाइल क्या करती है, अग्नाशय रस के निर्माण में सहायक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पॉलीपेप्टाइल अग्नाशय रस के निर्माण में सहायक होता है। और पॉलीपेप्टाइल का स्रावण कहाँ से होता है, गामा कोशिका से। बीटा कोशिका से किसका स्रावण होता है, इंसुलिन हार्मोन का। अब चलिए पढ़ लेते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, वेस्टो बेंटिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। किसने, वेस्टो बेंटिक ने। किसकी खोज की थी, इंसुलिन हार्मोन की। अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परावर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परावर्तित करता है। अब किसी कारण व्यक्ति को क्या होता है, अगर इंसुलिन हार्मोन का कम स्रावण होने लगता है। अब जब इंसुलिन हार्मोन का कम स्रावण होता है तो ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अब जब व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, अब जब ग्लूकोज का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति को क्या होता है, डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कई बार जब व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में डायबिटीज हो जाती है तो वो क्या करता है, इंसुलिन इंजेक्शन लेता है। इंसुलिन इंजेक्शन क्यों लेता है, ताकि क्या हो, कृत्रिम रूप से ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में किया जा सके। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका से। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से क्या होता है, व्यक्ति को मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अब चलिए अग्नाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, तो अग्नाशय रस की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। अग्नाशय रस को जो सहायक होता है तो उसका स्रावण किससे होता है, तो अग्नाशय के आप जो लैंगरहंस की द्वीपकाएँ पाई जाती है उसमें जो गामा कोशिका होती है, गामा कोशिका से पॉलीपेप्टाइल का स्रावण होता है जो अग्नाशय रस के निर्माण में सहायक होता है। और आपके अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जिससे आपको पता है अमाशय से किसका स्रावण हुआ था, HCl का। तो HCl के श्रवण की प्रकृति कैसी थी, अम्लीय थी। HCl भोजन को क्या कर देती है, अम्लीय बना देती है। अब उसके पश्चात जब आपका भोजन अग्नाशय में आता है तो अग्नाशय में अग्नाशयी रस का श्रावण होता है। और अग्नाशय रस क्या करता है, भोजन की प्रकृति को कैसा कर देता है, क्षारीय कर देता है।
और अग्नाशय रस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रोटीन को चेंज किस में करते हैं, पेप्टोन में करते हैं। पेप्टोन फिर इस प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो एसिड में परावर्तित कर देता है। एमिनो एसिड में कौन परावर्तित करता है, जैसे पेप्सिन पाचन करता है, ट्रिप्सिन पाचन में सहायक होता है, लाइपेज पाचन में, एमाइलेज। ये मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में समझाया था, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अग्नाशयी रस को कहा जाता है। जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में परावर्तित करता है। कौन, ट्रिप्सिन पेप्टोन को क्या करता है, एमिनो एसिड में परावर्तित करता है। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा आपका जो होता है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। और किस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियों के बारे में वैसे आपने मुख गुहा वाले टॉपिक में पढ़ा था कि लार ग्रंथियों में लार में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, ये एंजाइम भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो लार ग्रंथि आपकी पाई कहाँ जाती है, तो मुख गुहा में पाई जाती है। कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। आपकी पैरोटिक ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल होती है और सब मैक्सिलरी होती है। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और लार ग्रंथियों के द्वारा एक दिन में लगभग कितनी लार का श्रावण होता है, तो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। किससे, लार ग्रंथियों के द्वारा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी पैरोटिक लार ग्रंथि है। कौन सी है, पैरोटिक लार ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में आपके 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम व लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है, तो टाइलिन एंजाइम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है जो स्टार्च का पाचन करके किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में परावर्तित कर देता है। कौन, टाइलिन एंजाइम। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जैसे हम खाना खा लेते हैं तो कई बार उसमें कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं ना, इन्हीं बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। और लार का पीएच कितना होता है, तो आपके लार का पीएच होता है 6.8, अर्थात लार की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। आप ये निर्धारण कैसे कर पाते हैं कि प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय कि उदासी है, तो इसका हम निर्धारण करते हैं पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल में आपके 14 तक के स्केल दिए हुए हैं, जिसका 0 से 7 तक की होता है वो आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है। जिसका 7 होता है वो आपका उदासीन होता है, जो 7 से 14 के मध्य में होते हैं वो क्षारीय होता है। इस तरह से आज हमने पाचन वाले चैप्टर को कंप्लीट किया। पाचन क्या होता है, पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं, पाचन में सम्मिलित प्रमुख ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इसको हमने 3 पार्ट में पाचन तंत्र के चैप्टर को कंप्लीट किया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भोजन के पोषक तत्वों के बारे में। जैसे आपने पढ़ा क्या, पाचन में क्या कर रहे थे, भोजन के पोषक तत्वों को ही तो ग्रहण कर रहे थे, तो कौन कौन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए पाचन की प्रक्रिया होती है, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।